कोई तीसरा एंगल दिया गया था एग्जाम में, तो इनमें से कौन अल्फा के पूरक कोण है, तो कौन सा पूरक कोण होगा इसका। और प्रोजेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा प्रोजेक्शन से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसलिए उसको करना जरूरी है। का शुरू होगा मेन चीज इमेजिनेशन का, ठीक, आपको सोचना है कि वो कैसे हो सकता है। चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं जियोमेट्री, ज्यामिति। जियोमेट्री आप लोग पढ़े हुए हो 9th-10th में भी, है ना, स्टार्ट वही है। जियोमेट्री में आप स्टार्ट में पढ़े होंगे पॉइंट, बिंदु पढ़े, रेखा पढ़े, फिर उसके बाद प्लेन में गए, समतल, समतल के बाद सॉलिड में गए, यही स्टार्टिंग है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो पॉइंट से बनेगा, है ना। पॉइंट को क्या करेंगे, लाइन से मिलाएंगे, लाइंस को मिलाएंगे तो फिर क्या बनेगा, वो सॉलिड बनेगा, है ना। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चीज होता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है सब जानते हो, ये एक पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। हाँ, जिसकी लंबाई क्या हो न के बराबर, है ना। कोई ऐसी वस्तु बोल दे, यहाँ पे वस्तु ही बोलेंगे पॉइंट को, है ना। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या वस्तु जिसकी लंबाई या चौड़ाई ना हो, जीरो, वो क्या है, पॉइंट है। या फिर कोई दो लाइन का क्या हो, इंटरसेक्शन पॉइंट हो। कोई दो लाइन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो क्या है, पॉइंट है, ठीक है। लाइन कल किए हैं, लाइन क्या होता है उसका डेफिनेशन भी किए, उसका टाइप भी किए, है ना, फिर वही काम नहीं करेंगे, ठीक है। आगे ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे कोण, एंगल, एंगल, ठीक है। हेडिंग डालो, क्या होता है एंगल, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। दो रेखाओं के बीच की झुकाव बोल सकते हैं। ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है, दोनों जहां पे मिलेगा तो दोनों के बीच का जो झुकाव है वो क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा, ठीक है। टाइप कौन कौन से होते हैं सब चीज पढ़े हुए आप लोग 9th में, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं उसको, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सा कोण होता है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल। क्या होता है न्यून कोण, 90 डिग्री से कम का एंगल क्या होता है, न्यून कोण, ठीक है। दूसरा अधिक कोण, ऑप्टस एंगल, ये क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा कोण, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है। और अगला थर्ड नंबर सम कोण, राइट एंगल ट्रेंग, राइट एंगल, ये क्या होता है, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। और क्या होता है, सरल कोण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका सरल कोण का, स्ट्रेट एंगल, इंग्लिश में इसे बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ये क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। और एक एंगल होता है 270, 180 और 270 के बीच का, क्या बोलते हैं उसको, बृहत कोण, बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ये कितना होता है, 180 से 270 के बीच का एंगल, 180 से 270 के बीच का एंगल क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। एक होता है पूरक कोण, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है, कोई दो कोण जिनका योग क्या हो 90 डिग्री, तो कहलाएगा पूरक कोण। और इसको कैसे बोला जाता है कि एक दूसरे के पूरक है, ऐसा बोला जाता है ना। एक क्वेश्चन आया था कि इसमें से जैसे ये अल्फा है तो वो इसका पूरक कोण कौन सा है, एक और एंगल दिया था एक्चुअली उसमें, है ना, कोई दूसरा एंगल था, लेकिन इसमें हमें जो दो देखना था जिनको जोड़ने पर वो 90 डिग्री आ रहा था, है ना, कोई तीसरा एंगल दिया गया था एग्जाम में। तो इनमें से कौन अल्फा के पूरक कोण है, तो कौन सा पूरक कोण होगा इसका, बीटा है ना। उसको चेंज करके दे दिया था कंफ्यूज करने के लिए, ड्राइंग में कुछ ज्यादा हैवी चीज नहीं, बस उसको कंफ्यूज करता है वर्डिंग्स के थ्रू, ठीक है। अगला समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है, दो कोण जिनका योग क्या हो 180 डिग्री, ठीक है, तो क्या होगा, समपूरक कोण होगा, ठीक है। और कोई कोण, टाइप ऑफ कोण, समीपवर्ती कोण, समीपवर्ती कोण, एडजेसेंट एंगल। ये क्या होता है, कोई भी आसपास के दो कोण, अल्फा बीटा इधर गामा, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के आसपास हैं तो ये एक दूसरे के समीपवर्ती कोण है। एक क्वेश्चन आया था कंफ्यूज करने के लिए, एक ऐसी डायग्राम दे दिया है ना, जैसे ये वाला, इसमें ये गलती मत करना, है ना, ये वाला समझाने के लिए दिया हो, ये है आपका पूरक कोण, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिया ऐसा एक डायग्राम के साथ में, एक डायग्राम दे दिया। अब इसमें पूछ रहे हैं कि ये कोण कौन से कोण है ना, इसको क्या नाम दिया जाए, कौन सा कोण है।
ऑप्शन ए दे दिया समीपवर्ती कोण, और ऑप्शन बी दे दिया पूरक कोण, ठीक है। ऑप्शन सी दे दिया ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा होगा? संपूरक कोण। संपूरक कोण तो वो 180 का होता है भाई। ये डायग्राम है। अब इसमें ऑप्शन दिया है आपको कि ये कौन सा कोण है। ए है समीपवर्ती कोण, बी पूरक कोण, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। दोनों है। गलती क्या होता है एग्जाम में, बहुत लोग ये गलती किए थे। आपको को ये दिख रहा है पूरक कोण का सीधा एग्जांपल डायरेक्टली ऑप्शन ए में दे दिया पूरक कोण, तो ज्यादातर नीचे का ऑप्शन नहीं देखते। आपका फर्स्ट में ही आपका आंसर मिल गया तो सीधा ए टिक किए आगे बढ़े। एग्जाम स्ट्रेटजी वही होता है, आपसे आंसर मिला टिक किए भागे आगे अगला क्वेश्चन में। यही गलती, इसी गलती को करवाने के लिए एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन देता है। ऑप्शन ए में आपका पूरा कोण आपका आंसर मिल गया तो आप नीचे क्यों देखोगे, लेकिन आंसर तो आपका सी है क्योंकि ये दोनों है। पूरा कोण तो है ही, साथ में समीपवर्ती कोण भी है। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती है ना, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नहीं वो आपका 2 है तब भी होगा। ये एंगल है आपका अल्फा है बीटा है, ये दोनों एक दूसरे के समीपवर्ती कोण है। समीपवर्ती मतलब नाम से ही, समीप में पास में जो है वो एक दूसरे के समीपवर्ती हो। अब इसमें 2 के साथ साथ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एक दूसरे के जो पास है। अब मान लो यहाँ पे एक एंगल है, हाँ मान लो आर मान लीजिए इसको, ठीक है। अब ये अल्फा और आर के बीच रिलेशन की बात करें तो ये एक दूसरे के समीपवर्ती नहीं है ना। ये किसके समीपवर्ती हैं? इसके पी के, ठीक है। तो यहाँ पे आर और अल्फा समीपवर्ती कोण नहीं है, आर और पी जरूर है, ये पी और गामा जरूर है, ठीक है, समझ में। चलो आगे अगला देखते हैं त्रिभुज। थोड़ा फास्ट ही निकल रहे हैं, है ना, ये सब चीज पढ़े हुए हो, बस इसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। आगे और बहुत बड़ा बड़ा चीज है जो करने का है। त्रिभुज कौन कौन से होते हैं? पहला समकोण, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्या होता है ये? एक कोण कितना होगा? 90 होगा और 2 न्यून कोण होगा, ठीक है, यही इसकी प्रॉपर्टी। अगला देख लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ये क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है ये? सभी भुजाएं क्या हो? 90 से कम हो, ठीक है। और तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। कोई भी ट्रायंगल हो, तीनों कोणों का योग 180। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है। और समकोण हो गया, और हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा? कोई एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से प्लस होगा, है ना, 90 अंश से ज्यादा होगा। ये हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज ट्रायंगल, इसमें क्या होगा? 2 भुजा बराबर होगा, है ना, और बराबर भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा, ठीक है। और कुछ खास प्रॉपर्टी हो गया। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल, अरे यार, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होगी और सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और कोई त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, इसमें क्या होगा? सभी भुजाओं की लंबाई असमान होगी और सभी कोण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे चलो, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। कौन कौन सा चतुर्भुज होता है बताते जाओ। पहले देखो समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ये समांतर चतुर्भुज आमने सामने की कोई 2 परस्पर भुजाएं क्या होगी? समांतर होगी, ठीक है। ये क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। 3 चीज एक साथ करेंगे, जस्ट प्रॉपर्टी चेंज होगा। इसके बाद आ जाएगा आपका आयत। आयत में क्या होगा? आमने सामने की भुजाएं परस्पर समांतर होंगी और लंबाई में बराबर भी होंगी, ठीक है। और सभी कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। इसी में ये सब चेंज हो गया, इसी के प्रॉपर्टी में, ठीक है। ये समांतर है, ठीक है, लेकिन ये अच्छा ये तो समांतर है ही, तो ये वाले दोनों भी समांतर होगा। इसमें बस चेंज क्या हो रहा है? एंगल जो है 90 डिग्री का हो रहा है इसके लिए। तीसरा चीज क्या? वर्ग। वर्ग में क्या होगा? आमने सामने की भुजाएं परस्पर समांतर इसमें भी है ना, इसमें भी है, लेकिन इसमें एक और चीजें ऐड क्या हो गया? लंबाई चारों की बराबर है, एंगल भी उतना ही है इसमें भी आयत की तरह। एक प्रॉपर्टी चेंज हो गया, नाम बदल गया, ठीक। अगला और कौन सा है? समांतर हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया। समचतुर्भुज।
इसमें क्या होगा, चारों भुजा समान होगा, और क्या होगा, और प्रॉपर्टी बताओ इसका, आमने सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज, इसमें क्या होगा, आमने सामने की कोई दो भुजा परस्पर समांतर होगी, है ना। लंबाई अलग हो सकती है, लंबाई समान हो जरूरी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज होगा, ठीक है। अब इसमें एक और लाइन ऐड कर देते हैं इसके डेफिनेशन में, कि यहां से अगर लंब डाला जाए इस लाइन से, है ना, तो ये जो दोनों जो दूरी है वो बराबर होगी, वो तो होगा ही क्योंकि ये परस्पर समांतर है। अगला देखते हैं वृत्त, सर्कल। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यदि कोई बिंदु किसी एक बिंदु से एक समान दूरी बनाते हुए गति करे तो इसके बिंदु पथ के द्वारा बनाया गया बिंदु पथ क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा, वृत्त। कोई एक बिंदु, या कोई और ज्यादा डिटेल में कहें तो कोई एक गतिमान बिंदु एक स्थिर बिंदु के साथ समान दूरी बनाते हुए गति करे तो उसके द्वारा बनाया गया बिंदु पथ क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा, ठीक है। अब इसके पार्ट्स जो है वो देखते हैं। सिंपल सा आप लोग हमेशा से जानते हो, सेंटर या केंद्र क्या होता है, जो स्थिर बिंदु है ये इसका केंद्र होगा। त्रिज्या क्या होगा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। पर उसका व्यास क्या हो जाएगा, इस वृत्त की परिधि को मिलाने वाली दो बिंदुओं, है ना, जो कि इसके केंद्र से होकर जाए क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कि क्या हो, केंद्र से होकर जाए क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। और परिधि पर ही स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाएगी, जीवा, है ना। और व्यास जो है क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है किसी भी वृत्त की, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सब जानते हो। और क्या होगा, इसमें एक पॉइंट है जो जनरली याद नहीं रहता, छूट जाता है, ये सब चीज तो याद रहता है, छेदिका या सेक्शन सेंट बोलते हैं। ये क्या होता है, किसी वृत्त को उसकी परिधि पर दो बिंदु से मिलाते हुए जाने वाली रेखा जो को वृत्त को दो भाग में विभाजित करे, ठीक है। कैसे होगा ये, इस टाइप से, परिधि पर दो बिंदु है, इसको मिलाते हुए वृत्त को दो भाग में बांट रही है ना, ये कहलाएगी सेंट, ठीक है। ये भी जीवा की तरह ही है देखा जाए तो, है ना। लेकिन जब इसका पिक्चर हम शो करते हैं, चाहे व्यास हो या जीवा हो या सेंट हो, इसको जब शो करते हैं तो ये लाइन वृत्त से बाहर भी जाता है, जीवा में नहीं जाता है ना। तो यही से इसको पता चलता है कि कौन सी छेदिका है और कौन सा जीवा है, ठीक है। तो इसको लिखो ज्यादा अच्छा, क्योंकि जनरली ये यूज करते नहीं हो तो याद रहता नहीं। अभी दो चार चीजें हैं जो नहीं आ रहेगा, लिखो। किसी वृत्त की परिधि में स्थित दो बिंदुओं को मिलाते हुए वृत्त को दो भागों में विभाजित करने वाली सरल रेखा छेदिका कहलाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, ये क्या होता है वृत्तखंड, वृत्त का भाग निकालते हैं, कैसे है देखते हैं। ये एक वृत्त है, ठीक है, इसका सेंटर है। किसी भी वृत्त में एक जीवा, ठीक है, ये क्या है, एक जीवा है और एक चाप, एक जीवा और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका वृत्तखंड। अभी एक पॉइंट और है, पहले समझ लो फिर नोट करना। किसी भी वृत्त की जीवा, कोई एक जीवा और एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। अब एक जीवा और एक चाप तो ये भी है ना, ये भी एक जीवा है और ये भी एक चाप है, चाप छोटा या बड़ा हो सकता है, तो ये भी एक वृत्तखंड है ना। तो दोनों अपने आप में वृत्तखंड है, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। दूसरा चीज त्रिज्यखंड, सेक्टर। ये क्या होता है त्रिज्यखंड, कोई दो त्रिज्या, त्रिज्यखंड क्या होगा, कोई दो त्रिज्या और एक चाप, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। मैं लिखवाऊंगा अभी इसको एक लाइन, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे भी ये त्रिज्या है तो ये एक चाप है, ये भी एक अपने आप में एक त्रिज्यखंड है, एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए लिखो पहले वृत्तखंड के लिए, किसी वृत्त में एक जीवा और एक चाप से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। इसका डायग्राम बना लेना। त्रिज्यखंड के लिए लिखो, किसी वृत्त में दो त्रिज्या
और एक चाप के मध्य घिरा क्षेत्र त्रिज्य खंड कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग, संकेंद्र वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। संकेंद्र वृत्त या संकेंद्रीय वृत्त भी कहते हैं ना, तो उसमें अलग है, उससे कंफ्यूज मत होना। संकेंद्र वृत्त या संकेंद्रीय वृत्त, और एक होता है उत्केंद्र वृत्त, उत्केंद्र वृत्त, एसेंट्रिक सर्कल, दो चीजें, ठीक है। संकेंद्र वृत्त क्या होता है, नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। संकेंद्र मतलब समान केंद्र, हाँ, जिसका केंद्र समान है। कैसे देखते हैं, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ है, ठीक है। अगर इसी के अंदर एक और सर्कल हो जिसका भी केंद्र क्या हो, सेम हो, ठीक है, या एक और सर्कल हो उसका भी केंद्र क्या हो, समान हो, तो क्या कहलाएगा वो, संकेंद्र वृत्त। किसी समतल पर एक से अधिक या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही बिंदु पर हो, वो कहलाएगा संकेंद्र वृत्त, ठीक है। लिखो, किसी समतल पर दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही बिंदु पर हो, संकेंद्र वृत्त कहलाता है। अगला उत्केंद्र वृत्त, बना लो इसका डायग्राम। उत्केंद्र वृत्त क्या होगा, किसी समतल पर दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे एक सर्कल हो और इसका सेंटर यहाँ हो, ठीक है, या इसी के अंदर और सर्कल हो, उसका सेंटर क्या हो, अलग हो, ठीक है। मतलब एक ही समतल में दो या दो से अधिक सर्कल हैं जिनका सेंटर क्या है, पॉइंट अलग अलग है, तो क्या होगा, उत्केंद्र वृत्त, ठीक है। लिखो इसके लिए, किसी समतल पर दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र बिंदु अलग अलग हो, उत्केंद्र वृत्त कहलाता है। आगे हेडिंग डालो, बहुभुज, पॉलीगन। हम लोग चतुर्भुज तक देख चुके हैं, त्रिभुज पढ़े, फिर चतुर्भुज पढ़े। चतुर्भुज भी बहुभुज है, लेकिन वो चार भुज है उसका, लेकिन उसकी अलग अलग खास प्रॉपर्टी देखे। समचतुर्भुज में कौन सा समांतर होगा, आयत में कौन सा समांतर होगा, बराबर होगा, कौन सा एंगल होगा, ये फिक्स है, उसके अनुसार उसका नाम डिसाइडेड है ना। तो आगे अगर उसको पांच भुजा हो गया तो क्या हो जाएगा, वो पंचभुज, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी हो जाएगी। छह भुजा हुआ तो षटभुज हो जाएगा, उसकी अब अपनी अलग प्रॉपर्टी, अलग एंगल बनेगा, ये सब चीजें है ना, तो वो सब देखना है। तो पॉलीगन, इसका डेफिनेशन लिखो, पांच या पांच से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। यह दो प्रकार के होते हैं, पहला है समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन, और दूसरा विषम बहुभुज, इररेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा, वह बहुभुज जिसके सभी भुजाओं की लंबाई समान होगी और सभी कोण का मान क्या होगा, समान होगा, तो वो कहलाएगा रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। और इररेगुलर कौन सा होगा, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई असमान होगी। सभी नहीं कह सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि भुजाओं की लंबाई असमान होगी। हो सकता है कुछ समान भी हो जाए, है ना। भुजाओं की लंबाई क्या होगी, असमान होंगे, और कोण क्या है, कोण का मान, आंतरिक कोण का मान खास तौर पे क्या होगा, असमान होगा, तो वो कहलाएगा विषम बहुभुज, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसमें हेडिंग डालो, सबसे पहले पंचभुज या सम पंचभुज भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये रेगुलर है, ठीक है। सम पंचभुज भी बोल सकते हैं। रेगुलर पेंटागन, पेंटागन कैसे होगा, यह है पेंटागन, सम पंचभुज, इसमें सभी भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है, ठीक है, और सभी आंतरिक कोणों का मान भी समान है। इसका बनाने का, जैसे ड्राइंग बनाते समय आप लोग बनाए होंगे, इसको भी प्रैक्टिस होता है ना। सबसे पहले मेन ड्राइंग जब शुरू होता है तो यही से शुरू होता है, ज्योमेट्री की जस्ट थ्योरी खत्म करने के बाद यही से शुरू होता है, पॉलीगन से। इसमें बहुत सारे मेथड है, 4 या 5 मेथड है पॉलीगन बनाने के। आपसे प्रोटेक्टर से की मदद से भी बना सकते हो, और 3-4 मेथड तो है ही। उसको प्रोटेक्टर चांदा, जैसे एंगल बनाते हैं ना, एंगल को छोड़ के ड्राइंग मेथड, कम से कम 4 ड्राइंग मेथड है इसको बनाने को। तो हमें उसमें नहीं जाना है अभी, क्योंकि ड्राइंग बनाना तो है नहीं, है ना। जो भी थ्योरी पार्ट है इसका यही चीज देखना है, ड्राइंग में नहीं हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका बेस है, आधार, ठीक है। अगर इसको एक्सटेंड करें, बढ़ा दें, तो ये जो पॉलीगन है वो आधार से उसकी दूसरी भुजा के बीच का कोण ये कितना होगा, 72 अंश, और इसे नाम क्या दिया जाता है, बाह्य कोण या एक्सटर्नल एंगल,
ठीक है, नाम जरूरी है, नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। ये होता है 72 डिग्री और इसे बोला जाता है बाह्य कोण। अब बचा ये वाला कोण कितना होगा, 108। क्यों, ये एक सरल रेखा है, 180 है, 180 डिग्री कोण होगा, ये 72 है, तो बचा कितना है, 108। ये इतना इसलिए करवा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अभी और षडभुज, अष्टभुज या नौभुज, 10 भुज पूछ देगा, है ना, या 12 भुजा वाला पूछ देगा, तो आपको डाउट ना हो, याद रटने की जरूरत ना पड़े, समझ के आप खुद कर लो तुरंत, है ना, इसलिए कर रहा हूँ। 180 में 72 गया तो ये 108 हो गया। अब वैसे ही सेम चीज यहाँ भी होगा, ये भी 108 होगा, ये भी 108, ये भी 108। ठीक है, ये लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें तो ये भी 72 डिग्री होगा, ये भी बाह्य कोण हो जाएगा उसके लिए। इधर हम इसको एक्सटेंड करें तो इसके लिए भी ये 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पांचों बाह्य कोणों को जोड़ो तो ये कितना होगा, 360 होगा। तो किसी भी पंचभुज में या सम पंचभुज बोल सकते हो, सम पंचभुज में सभी बाह्य कोणों का योग, है ना, कितना होगा, 360 अंश। 72 गुना 5 कर दो, 360 आएगा। देखने पे या सोचने पे ऐसा लगता है कि आंतरिक कोणों का योग जैसे त्रिभुज में 180 होता है ना, वैसे इसमें भी क्या हो, तो 360 हो रहा है, तो इसमें हो, पंचभुज में भी हो, ये चीज आता है दिमाग में, लेकिन वैसा नहीं है। सभी बाह्य कोणों का योग क्या कितना होगा, 360 अंश। आंतरिक कोणों का योग निकालने के लिए एक मेथड है, एक फॉर्मूला है, किसी को याद है? हाँ, वो तो होगा, एक फॉर्मूला है, मैं सीधा सीधा वो फॉर्मूला बता रहा हूँ, किसी का भी आप निकाल सकते हो। यह है 2n-4 इंटू 90। निकालो, इससे कितना होगा, n मतलब क्या है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, जितने भी रेगुलर पॉलीगन है सबके लिए काम आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 540 आएगा, सभी आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, इसको भी लिखेंगे डिटेल में। चलो लिखो, पहला पॉइंट इसमें पंचभुज के लिए, सम पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 72 अंश तथा अंतः कोण का मान 108 अंश होता है। अगला पॉइंट, सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या, कोणों का योग बराबर, फॉर्मूला लिख लो, कोणों का योग बराबर 2n-4 इंटू 90, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या। अगला पॉइंट, सम षटभुज, ये कितना है, बाह्य कोण 60 और आंतरिक कोण 120, टोटल 180। सभी बाह्य कोणों का योग 360 होगा। ठीक है, अगर ये बाह्य कोण कितना होगा ये याद नहीं है तो 360 से उसकी भुजा को से भाग दे दो, ठीक है, निकल जाएगा। अब इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, फॉर्मूला है आपके पास, 2n-4 इंटू 90। ठीक है, आगे बढ़े, कर लोगे ना इसको, कि और डिटेल में जाना पड़ेगा। अच्छा, सम सप्तभुज के लिए ये बाह्य कोण कितना होगा, पॉइंट में आएगा, हाँ कितना आएगा, 54 या 51, 51 समथिंग आएगा, 51 पॉइंट में आएगा, 51.45 समथिंग आएगा, है ना, और अप्रोक्स करोगे तो 51.5 आएगा ये। ठीक है, सम सप्तभुज के लिए। वैसे बाकी के लिए भी निकाल सकते हो, आज बाह्य कोण का मान निकाल सकते हो, फार्मूला से आंतरिक कोणों का योग निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पॉलीगन कंप्लीट। ठीक है, बहुभुज कंप्लीट। बहुत स्पीड चल रहा है, ये डिटेल में जाएंगे तो ये ज्योमेट्री ही 3 क्लास लगता है ना, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट कम है, 19 तारीख को एग्जाम है, इसलिए अभी बहुत बड़ी बड़ी चीजें बाकी है। आपका पूरा कोनिक सेक्शन बचा हुआ है, प्रोजेक्शन बचा हुआ है ना, ऑर्थोग्राफिक बचा है, आइसोमेट्रिक बचा है, और उसको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्योमेट्री ये पढ़ा हुआ चीज है, इसलिए स्पीड चल रहे हैं, है ना, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। अभी वो चीजें ज्यादा मजेदार भी है, समझने लायक चीज भी है, और प्रोजेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा प्रोजेक्शन से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसलिए उसको करना जरूरी। ठीक है, अभी ज्योमेट्री में 2 चीजें हैं, है ना, अभी हम एक ही साइड को पढ़े हैं। ज्यामिति 2 प्रकार की ज्यामिति है, द्विविमी और त्रिविमी। अभी हम लोग द्विविमी में ही चल रहे हैं। ठीक है, पॉलीगन कंप्लीट होगा, कोनिक सेक्शन में जाएंगे, कोनिक सेक्शन में इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद हालांकि आईटीआई वालों की सिलेबस में नहीं है, लेकिन उन लोग को जानना जरूरी होता है, इवोल्यूट, इनवोल्यूट, हेलिक्स का काम नहीं, इवोल्यूट इनवोल्यूट काफी है। ठीक है, और इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले तो पढ़े ही होंगे। उसके बाद त्रिविमी में जाएंगे तो उसमें घन, घना, प्रिज्म, पिरामिड, है ना, ये सब चीजें हैं।
तो ठीक है, तो उसको करना है। ये खत्म करने के बाद चलो आगे हेडिंग डालो, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन, शंकु काट। जानते हो क्या होता है कोन? देखे हो कहाँ? बर्थडे पार्टी में जो कैप लगाते हैं वो एक कोन है। आइसक्रीम जो खाते हैं वो उसमें क्या बोलते हैं उसको, ये जो जिसमें खाते हैं वो है कोन। ठीक है, तो उसी कोन के बारे में समझने पहले कोन है क्या ये चीज देख लो। ठीक है, ये इसका बेस है, आधार। ठीक है, ऐसा ही होता है उसका आधार, वृत्ताकार। ठीक है, और ये क्या होता है इसका नाम क्या है? अच्छा चलो नामकरण साथ में करते जाते हैं। आधार हो गया ये क्या है? ये है जनित्र। हिंदी में इसको जनित्र बोलते हैं या जनक भी बोलते हैं, है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है? शीर्ष है इसका। ठीक है, अगर इसका सेंटर पॉइंट निकालें तो यहाँ पे इसका सेंटर होगा। ठीक है, आधार का इस सेंटर से इसके शीर्ष को मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी, ये कहलाता है इसका अक्ष रेखा। ठीक है, इतने पार्ट्स हैं शंकु में। ये है इसका आधार, इसका सेंटर, ये दोनों जो तिरछी लाइन जो है ना, ये कहलाता है इसका जनित्र या जनक या डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गया इसका शीर्ष। ठीक है, और आधार और शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी? इसका अक्ष। अब इमेजिन, अब यहाँ पे आपका शुरू होगा मेन चीज इमेजिनेशन का। ठीक, आपको सोचना है कि वो कैसे हो सकता है। इसको हम खाली नहीं मार रहे, इसको एक सॉलिड मार रहे हैं। आप लोग जो कैप देखे हो बर्थडे का या आइसक्रीम का कोन, वो क्या है? खोखला है। लेकिन हम यहाँ पे खोखले शंकु का बात नहीं कर रहे हैं। वो कैसा हुआ है? भरा हुआ है, सॉलिड है। ठीक है, तो अगर ये शंकु भरा हुआ है, शंकु भरा हुआ है, इसको इधर से देखेंगे सामने से तो ये कैसे दिखेगा? शंकु आपके पास ऐसा रखा हुआ है सामने टेबल पे, इधर से देखोगे तो ये कैसे दिखेगा? ट्रायंगल दिखेगा, है ना, ऐसे दिखेगा। फ्रंट से सामने से देखोगे तो ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा? वो सर्कल दिखेगा और बीच में उसका शीर्ष वाला एक पॉइंट दिखेगा। होगा, ऊपर से देखेंगे तो उसका कॉर्नर ही दिखाई देगा और बीच में उसका शीर्ष का पॉइंट दिखेगा। ठीक है, बस इसमें दो ही व्यू तो हो सकता है, बाकी आप फ्रंट से देखो, साइड से देखो, बैक से देखो, कहीं से देखो, वो ट्रायंगल ही दिखेगा, है ना। और अगला बच गया आपका ऊपर से टॉप, तो ये कैसे दिखेगा? सर्कल दिखेगा। और यहाँ पे इसका सेंटर जैसा पॉइंट दिखेगा जो कि क्या होगा? शीर्ष होगा। अब इमेजिन करो एक कोन है, ये कोन रखा हुआ है, इसको हम क्या कर रहे हैं? कटिंग प्लेन जो बोलते हैं ना, एक समतल से काटते हैं। ये मान लो हमारा पूरा कटर है और कैसा है? समतल है, ऐसी। इससे हम इसको यहां पर ऐसे रख के काट देते हैं, यहां से सीधा इसको ऐसे काट दिए। तो अब इसको ऊपर से देख रहे हैं तो वो कैसे दिखेगा? ऐसे एक सर्कल दिखेगा जो पहले था, और उसके बाद एक और सर्कल दिखेगा। ठीक है, अब उसका शीर्ष नहीं दिखेगा अब यहाँ पे। और ये कैसे दिखेगा? यहां से एक भाग ऐसा कटा हुआ दिखाई देगा, कटने के बाद उसका कटा हुआ पोर्शन दिखेगा ना, ऐसे दिखेगा ये ऊपर से देखने पर। और ये कैसा होगा? पूरा एक वृत्त होगा, वृत्ताकार होगा, दोनों सर्कुलर होगा, वृत्ताकार होगा। ठीक है ना भाई? जहां पहुंचाना चाह रहे हो वहां पहुंचे, इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये चीज क्लियर होगा। ये है आपके शंकु का अक्ष। हम अभी कैसे काटे थे इसको? इस तरीके से काटे थे। पोजीशन क्या था? जो समतल है, कटिंग प्लेन है, वो क्या था? अक्ष के 90 डिग्री में था, इस पोजीशन में था, अक्ष के साथ 90 डिग्री में। क्लियर है? ये पहला पॉइंट है ना। दूसरा, अगर हम क्या करें, कटिंग प्लेन को ऐसे 90 डिग्री मन रख के थोड़ा ऐसे झुका दें इस तरीके से। ठीक है, कैसे है? अक्ष के साथ किसी कोण पे है वो, है ना। कितने कोण पे है आगे बात करेंगे उसमें। हम इसको ऐसा न रख के ऐसे रख देते हैं, ठीक है, और इसको काट देते हैं यहां से। अब इमेजिन करो कि ये कैसे दिखेगा। एक सर्कल तो नीचे वाला दिखेगा ही, है ना। अब कैसे दिखेगा? ये इस तरीके से दिखेगा काटने के बाद। ठीक है, ये ऐसे आएगा। ठीक, अंतर क्या हुआ? हमारा जो कटिंग प्लेन है वो अक्ष के लंबवत ना होके किसी एंगल पे है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? पहले क्या रहा था? पूरा सर्कल दिख रहा था, अब ये सर्कल नहीं है, कोई दूसरा शेप है। ठीक है, इसको बोला जाता है इलिप्स, दीर्घवृत्त। ये आकृति कैसी कहलाती? दीर्घवृत्ताकार आकृति कहलाती है। कब? जब हमारा प्लेन अक्ष के साथ किसी एंगल पे हो। और कितने एंगल पे हो? मान लो ये हमारा प्लेन है, जिस एंगल से हम लोग काटे हैं
तो ये जो एंगल अक्ष के साथ बना रहा है इसको हम एक मान लेते हैं θ1 है। ये कोण कितना होना चाहिए? इसके अक्ष से, इसका अक्ष जो है इसके जनित्र से या जनरेटर से बनाने वाले कोण से कम होना चाहिए। इसको मान लेते हैं θ2। तो कैसा होना चाहिए? ये θ2 होगा और ये 1। ठीक है, ठीक। θ1 जो है अक्ष और कटिंग प्लेन के बीच बनने वाला कोण अक्ष और जनक के बीच बनने वाले कोण से कम होगा। ठीक है, कैसे आप खुद से समझ लो। ये समतल है, जब ऐसा था काटने के बाद कैसा दिख रहा था? पूरा वृत्त दिख रहा था। अब ये धीरे धीरे इसको झुकाते जाओ, ये हल्का हल्का एलिप्स होगा, ये जब हल्का हल्का ऐसे बढ़ना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा यहां तक आके टिकेगा। दीर्घवृत्त स्टार्ट बनना यहीं से स्टार्ट हो गया। जैसे ही एंगल इधर डाउन हुआ वो दीर्घवृत्त बनना स्टार्ट हो गया। उसका जो अभी पढ़ेंगे उसके दीर्घवृत्त के बारे में, जो दीर्घ अक्ष है उसकी लंबाई बढ़ने लगी धीरे धीरे, है ना। तो ये क्या हुआ? ऐसे बढ़ाते गए, दीर्घ अक्ष की लंबाई बढ़ती गई। ठीक है, ये यहीं से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तीसरा केस, दोनों केस समझ में आया। अब अगर प्लेन को हम कैसे रखें? किसी भी जनक के समांतर रखकर काटें। ये इसका एक जनक है, डायरेक्ट्रिक्स है, इसके समांतर रखकर ऐसे काट दिए। ठीक है, ये इसका जनक है, इसके समांतर हम ऐसे काट दिए, तो ये कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। ठीक है, समझ में आया? तब जब इसको यहां पे इसके जनित्र के समांतर रखकर काटते हैं तब के केस में। अगला केस है जब प्लेन को, कटिंग प्लेन को हम अक्ष के समांतर रखते हैं। ये अक्ष है इसका, इसके समांतर रखकर काटते हैं, तो ये कैसे दिखेगा? मान लो यहां से काट दिए अक्ष के समांतर, ऐसे, ये कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। ठीक है, आया बात समझ में? रिपीट करूंगा। और अगर हमारा कटिंग प्लेन कैसा हो? अक्ष के लंबवत हो, है ना, तो हमें कटने के बाद यह आकृति दिखाई देती है और उसका सेक्शन कैसा दिखता है? वृत्ताकार। ठीक है, यहां पे एक ऐसा हो गया वृत्त। अगर हमारा कटिंग प्लेन अक्ष के साथ झुका हुआ हो, और कितना झुका हुआ हो कि कटिंग प्लेन और अक्ष के बीच का कोण अक्ष और जनक के बीच के कोण से छोटा है, तो कैसे दिखेगी आकृति? ऐसे। और इसको क्या कहेंगे? दीर्घवृत्त या इलिप्स। ठीक है, कैसी आकृति बनेगी? दीर्घवृत्ताकार या इलिप्स का। तीसरा केस, अगर कटिंग प्लेन इसके जनित्र या जनक के समांतर रखकर काटे तो आकृति कैसे दिखेगी? इस टाइप से, है ना। और ये कहलाता है पैराबोला या परवलय। परवलय। अगला केस, अगर कटिंग प्लेन अक्ष के समांतर हो, ये अक्ष है, इसके समांतर हम यहां से काटे हैं, तो दिखने वाली आकृति कैसे होगी? ऐसी। और इसे क्या बोला जाता है? हाइपरबोला या अति परवलय। ठीक है, अति परवलय। ठीक है, ये द्विविमीय आकृति ही है ना, कोनिक सेक्शन का पार्ट। ठीक है, हाइपरबोला। इसको नोट करो, खासतौर पे केस को पॉइंट लिखो, ज्यादा बेहतर है। पॉइंट वाइज लिखो, नहीं तो फिर भूल जाओगे। पहला पॉइंट, यदि किसी शंकु को इस प्रकार काटा जाए कि कटिंग प्लेन या कटिंग समतल उसके अक्ष के लंबवत हो, तो कटिंग के बाद प्राप्त आकृति वृत्ताकार होती है। सेकंड पॉइंट, यदि कटिंग समतल इस प्रकार हो कि अक्ष और कटिंग प्लेन के मध्य बना कोण अक्ष तथा जनक के मध्य कोण से कम हो, तो कटिंग के बाद प्राप्त आकृति दीर्घवृत्त या इलिप्स होती है। अगला पॉइंट, यदि कटिंग प्लेन जनक के समांतर हो तो प्राप्त आकृति परवलयाकार, ब्रैकेट में लिख लो पैराबोला, होती है। अगला पॉइंट, यदि कटिंग प्लेन अक्ष के समांतर हो तो प्राप्त आकृति अति परवलय, हाइपरबोला होती है। समझ में आया ना ये चीज, कैसे काटना है, कौन सी आकृति मिलेगी? अभी सबको फिर अलग से डिटेल में पढ़ना है, सबका एसेंट्रिसिटी बनाने का मेथड, ये सब चीज
मैं हमें ड्राइंग तो बनाना नहीं है, लेकिन मेथड का नाम जरूर याद रखना है कि कौन सा मेथड कौन सा ड्राइंग बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये डायग्राम बना लेना आप लोग, है ना।